जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रिग्रेशन की डेफिनेशन वगैरह देखी थी और एक दो सवाल भी हमने सॉल्व किए थे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस पूछने से पहली क्लास किस किसकी आ रही है बताओ? फर्स्ट क्लास, ओके। बाकी सबकी सेकंड और थर्ड है, ओके। तो रिवाइज कर लो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। मैं भी क्वेश्चंस पूछता हूँ फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। जी भाई, डन। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? ओके सर। हाँ भाई लड़के, नाम क्या है? शयान। शयान मुझे बताया रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? सही से समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा किसी और से पूछते हैं। हाँ, पीछे पीछे है भाई, इधर ही पीछे। हाँ जी। एस्टिमेट लगाना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हाँ लड़की, तुम्हारी पहली क्लास है आज? नहीं, बताओ। सारे आर्टिकल इसने यही यूज कर लिए। हाँ हाँ, मतलब कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर किसी चीज का चेंज आता है और उस चेंज का हमें एस्टिमेट कैलकुलेट करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो मैं रिग्रेशन मॉडल अपने पास यूज करता हूँ, ऐसा ना। हाँ भाई लड़के, नाम क्या है? तुमसे पूछ रहा हूँ। हरीफ। हरीफ, मुझे बताया रिग्रेशन मॉडल के अंदर कितने टाइप की हम लोग इक्वेशन बनाते हैं? दो, कौन कौन सी? y ऑन x एंड x ऑन y। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं अब एग्जांपल्स पूछता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से पूछता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हाँ भाई लड़के, पीछे पीछे पीछे। अब भाई तुमसे ही गया। हाँ, एक एग्जांपल कोड करो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। नहीं, लास्ट क्लास वाले नहीं चिपकाओ ना, कोई नहीं चिपकाओ भाई, लास्ट क्लास वाले थोड़ी। चलो 2 मिनट ले लो। हाँ लड़के, मास वाले। इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट्स, वो तो मैंने कल बता, उस दिन बता दी थी लास्ट क्लास में। हाँ, सेल्स और प्रोडक्शन वाली मैं लास्ट क्लास में बता दी थी। हाँ
ये क्या कह रहा है? नहीं, सोचो दोबारा सोच सकता तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो। हाँ लड़की, बिल्कुल, पेट्रोल कंजप्शन और डिस्टेंस ट्रेवल ये दोनों आपस में जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना? हाँ लड़की, हाँ, ये तो इसने बोल दिया ना, तुम अपना बोलो ना। अच्छा, हाँ लड़की, हाँ लड़की, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है भाई? हमारे साथ है। हाँ बताएं, सोच रही है, ये बोलो ना, सोच रही है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या, चेयर की कॉस्ट जब तक नहीं लगा सकता जब तक मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट ना बताओ। ओके, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स की। ठीक है, मार्केटिंग सेल्स जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा करूंगा, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करूंगा तो मेरे पास सेल्स भी ज्यादा जनरेट होगी, और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स में कम करूंगा तो मेरे पास सेल्स भी कम जनरेट होगी, ऐसा ना? ओके, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी और बिल्स वाली एग्जांपल हम लोग देख चुके थे, और प्रोडक्शन और सेल्स वाली एग्जांपल में अपने पास देख चुके थे हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और मुझे एक बात बताओ, अगर हमने रिग्रेशन इक्वेशन देखा था, तो रिग्रेशन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ये a क्या बता रहा है? रिग्रेशन कांस्टेंट। रिग्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स है। अच्छा, और ये b क्या बता रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बताती है कि पर यूनिट चेंज कितना आ रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बताती है कि पर यूनिट चेंज, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो y में इंक्रीज आ रहा होगा, और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो y में क्या आ रहा होगा? डिक्रीज आ रहा होगा, ऐसा ना? फिर हमने जो है वो दो क्वेश्चंस के करीब सॉल्व किया था। हम आगे बढ़ते हैं, और मैं नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। उसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। हाँ, कुछ नहीं है, फाइंड माइंड लिखा हुआ है सिर्फ वहां पर। सबर 2 मिनट। अब सही है, चलें। ऐसी बात है। मुझे एक बात बताएं सर, इस सवाल को अगर रीड करें तो मुझे बताएं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट
चलें भाई, तो सर इसमें लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द यील्ड, दैट मींस सर यील्ड हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और फर्टिलाइजर्स के वैल्यू गिवन है 3 यूनिट्स की, तो फर्टिलाइजर्स को हम लोग अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। दैट मींस कि सर फर्टिलाइजर इज माय एक्स एंड यील्ड इज माय वाई। तो मेरा भाई अगर मैं इनकी वैल्यूज को लिस्ट डाउन करता हूँ एक्स की एंड वाई की, जरा मुझे सम बताइएगा इसका सम क्या आ रहा है। सम ऑफ वाई देखते हैं, 110 113 118 9 120 एंड 118 क्या बनता है 698। फिर हमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा, 0 236 फिर 4 472 714 960 1180। टोटल इसका सम क्या है 3652। फिर से 3552 है। थ्री डबल फाइव टू है। और अगर मैं सर एक्स स्क्वायर निकालता हूँ अपने पास, तो 0 4 16 36 64 एंड 100 क्या बनता है ये 220। तो सर मेरे पास हमने यहाँ पर सम अपने पास निकाल लिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालता हूँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय, बोलो, n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो n कितना है मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3552 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 698 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 220 माइनस 30 का होल स्क्वायर। तो भाई b कितना आ रहा है यहाँ से, हाँ 0.88। पॉजिटिव में 0.8857। ओके सर, फिर अगर रिग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं a, तो a का फॉर्मूला सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। So a is equal to sum of y 698 divided by 6 minus 0.8857 multiply by 30 divided by 6। तो a कितना आ रहा है दोस्तों 111.90। इसका मतलब सर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ अपने पास y is equals to a plus px, so y is equals to 111.90 plus 0.8857। x कितना है यहाँ दिया हुआ था 3 यूनिट्स का सवाल में, तो सर मैं यहाँ पर अगर 3 पुट करता हूँ तो यील्ड कितना आ रहा है 336.114
114.56। आगे बढ़े। कॉपी करना है कॉपी करो। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, जूम आउट करता हूं मैं। अच्छा, कोशिश ये किया करो कि हमारी जो लेफ्ट साइड है इसकी स्टार्टिंग की ना 3 रो छोड़ दिया करो लड़कियों के लिए, ठीक है ना। तो लड़के चौथी रो से बैठना शुरू करें। सही है, लड़के यहाँ से बैठे और यहाँ से 4th रो से बैठना शुरू करें ताकि लड़कियां की सीट जो ना वो रिजर्व है। नेक्स्ट वाले मूव करें भाई। चले भाई, नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। सवाल रीड करें, मुझे बताएं। तो उसने लिख के भी दिया हुआ एक्सपेंडिचर और सेल्स एक्स और वाई। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ तो क्या मुझे एक्स और वाई सही बताया हुआ या नहीं बताया हुआ, चेक कर लो। रिक्वायरमेंट ए में तो लिखा हुआ है कंप्यूट रिग्रेशन लाइन से y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन बना लेंगे मैंने। रिक्वायरमेंट बी में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर अ रीजन where 72,000 is being spent on advertisement। हमें सेल्स निकालनी है, अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च हो तो सेल्स इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एडवर्टाइजमेंट इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स और वाई जो उसने दिया हुआ वो सही दिया हुआ है। शुरू हो जाओ, सॉल्व करो, बात करते हैं फिर। वो तो सीरियल नंबर टाइप कर दे ना, बस और उसका काम। सिर्फ मैंने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ए में। जी भाई, सम ऑफ एक्स कितना है 250, सम ऑफ y 180, सम ऑफ एक्स वाई पहला कितना एक्स, नहीं नहीं, पहला पहला बताओ, पहला बताओ। 1000, 850, 1350, 180 ही सही है। 3600, देन 400, 300 एंड 2000।
8650, एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, 1600 और 2025, 6400, 400, फिर 225 और फिर 2500, क्या बनता है इसका सम? 13150। तो सर अगर मैं बी निकालूं तो बी का फॉर्मूला मेरे पास है n डॉट सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स डॉट सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई n कितना है यहाँ पर? 6 मल्टीप्लाई बाय 8650 माइनस 380 जो लिखा है यहाँ पर विशाल, ठीक है 300 ही लिखा है। माइनस सम ऑफ एक्स का 250 का होल स्क्वायर। मेरा भाई बी कितना आ रहा है? 4207 है। एक काम कर लो, मैं उसको 1 कर लो, 421 कर लो, सही है। ये निकालें फिर। अगर मैं ए निकालता हूँ सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स ओवर एन, तो मेरा भाई सम ऑफ वाई की जगह मैं रख दूंगा अपने पास 180 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.421 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 6। तो ए कितना आ रहा है दोस्तों? 12.4647 कर लें फिर एक काम कर। तो रिक्वायरमेंट ए में गया था ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन से y इज इक्वल टू a प्लस bx से इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो 12.47 प्लस 0.421 x, ये होगा सिर्फ रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट बी में मुझसे कह रहा था कि सेल्स को एस्टिमेट लगाना है अगर मैं 72,000 एडवर्टाइजमेंट पे क्या करूं, खर्च करता हूं। तो अगर मैं डेटा देखूं तो एक्सपेंडिचर्स आर इन रुपीज इन 1000, मतलब एक्सपेंडिचर के 3 जीरो हटाए हुए 1000 के। तो अगर मैं यहाँ पर 72 रखूं या 72,000 रखूं, सिर्फ 72 रखूंगा क्योंकि ऊपर जो डेटा है वो रुपीज इन 1000 के अंदर है, मतलब 3 जीरो उसने हटा के दिया हुआ हमें। तो यहाँ पर भी मैं x इज इक्वल सिर्फ 72 लूंगा, ऐसा ना। तो अगर इक्वेशन बना पुट करें 47 प्लस 0.421 72, तो मेरा भाई बाय कितना आ रहा है? हाँ 42.74 मिलियन, ऐसा 76 है। ओके 72 क्यों? 72 यूं के एचपी ऊपर सवाल में लिखा हुआ था कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू रुपीज इन 1000 में। रुपीज इन 1000 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 40,000 है, ये 45,000 है, ये 80,000 है, उसने सबके 3 जीरो हटा के लिखे हुए हैं। तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे कि 72,000 के 3 जीरो हटा के सिर्फ 72 पुट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सेल्स रुपीज इन मिलियन के था, उसके 6 जीरो उसने हटाए हुए, तभी मैंने अपने पास यहाँ पर मिलियन लिख दिया, ठीक है।
जी भाई आगे बढ़े। डन, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चले मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करें फिर बात करते हैं हम। जी भाई, इसमें x क्या है? पॉपुलेशन इज माय एंड डिमांड फॉर टी इज माय y, ऐसे ना? सेट है करें।
ओके ओवेस, जरा मुझे एक्स वाई बताइएगा। वन 165, 378, ओके, 510, 578, 798, 1610, total sum 4417, x square 121, 196, okay, 289, फिर 289, फिर 441, 1225, total sum 2757, ऐसा। तो मेरा भाई अगर मैं बी निकालूं, सेवन मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई में हम रख देंगे 4417, 129 मल्टीप्लाई बाय 217, 7 मल्टीप्लाई बाय 2757 माइनस 129 का होल स्क्वायर। बी कितना आ रहा है? डबल जीरो 80 जाने। अब सर अगर हम ए कैलकुलेट करें, ए कितना आ रहा है? 10.8, चेक कर लो तुम, ठीक है? सही है, 7 to 7, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो सर अगर मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाता हूँ y is equals to a plus bx, तो y is equals to 10.71 plus 1.10 और x की वैल्यू क्या रखेंगे? सिर्फ 30। y कितना बनता है? 43.73। ऐसा। कैलकुलेटर्स हैं आप लोगों के पास? नहीं है? निकालो कैलकुलेटर अपना अपना। आओ एक जादू सिखाता हूँ। अपने पास डालो कैलकुलेटर स्टिक की, ठीक है? और कैलकुलेटर उठाए अपने पास, कॉपी कर लेना सबने ये, ठीक है? कैलकुलेटर में आए, कैलकुलेटर में आपके पास एक की होगी मोड ऑन के बराबर में, मोड की प्रेस करें। कैलकुलेटर सबके हाथ में हो भाई, ठीक है ना? मोड की प्रेस करें, मोड में आने के बाद स्टैट्स मोड में आए, इस पे लिखा हुआ है स्टैट्स मोड, ऑप्शन 3 पर स्टैट्स मोड होगा। स्टैट्स मोड प्रेस करें 3, तो फर्दर ऑप्शन आ रहे होंगे कोई 8 के या 10 के करीब,
तो ऑप्शन 2 पे लिखा हुआ क्या होगा, प्रेस करें जरा ऑप्शन 2, a प्लस बी एक्स। तो एक फोटो अपेयर होगी ऐसी, है ना। एक काम करो, x की रॉ में x की वैल्यू डालो, एक वैल्यू डालने के बाद इक्वल टू दबाओगे दूसरी वैल्यू पर आओगे। पहले x की वैल्यू पुट कर दो सारी, ध्यान से 11 14 14 17 17 21 35। सबने पुट कर दिया। अच्छा, x की वैल्यू पुट करने के बाद आपने ध्यान ये रखना है कि जब x की वैल्यू पुट कर देंगे और साइड वाला एरो दबाएंगे राइट हैंड साइड पे जाने के लिए, तो आपका कर्सर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उस कर्सर को आपने दोबारा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू तो y की वैल्यू आमने सामने डालनी है। अगर मैं x यहाँ डालने के बाद y यहाँ से ऑनवर्ड डाल दूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कर्सर वापस ऊपर दबाओ ताकि x की वैल्यू y की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सामने सामने आ जाए। तो अब y की वैल्यू पुट कर दें वहां पर, अब डेटा y का पुट कर दें। डेटा y का पुट करने के बाद x की वैल्यू कैसे पुट करें, बटन दबा के पुट करें, बटन दबाएं 1 1 इक्वल टू दबाएं, 1 4 इक्वल टू दबाएं, फिर 1 5 1 7 इक्वल टू दबाएं, ऐसा। भाई डेटा पुट कर दिया, एक्स और वाई का डेटा पुट कर दिया कैलकुलेटर के अंदर। ओके, जब आप लोग डेटा पुट कर दें तो मेरा भाई एसी की प्रेस करो, एसी की प्रेस करो। एसी की प्रेस करने के बाद शिफ्ट दबाएं और 1 दबाएं, शिफ्ट 1 प्रेस करें। जब शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो फर्दर ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होंगे। भाई वाई की कैसी होगी, अब जैसे एक्स की हुई है वैसे वाई की होगी। वाई की रॉ पे आओ और वाई की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो, बस मेक श्योर कि एक्स और वाई दोनों वैल्यूज आपस में आमने सामने हो। अच्छा, जब शिफ्ट 1 दबा देंगे तो कहीं सम लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, आपको ऑप्शन 3 पे सम लिखा नजर आ रहा होगा, जरा 3 प्रेस करें। देखो सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, सम ऑफ वाई स्क्वायर, इस तरह की वैल्यूज आ रही होंगी। जरा सम ऑफ एक्स दबाओ, देखो चेक करो 121 आ रहा है नहीं आ रहा, 129 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सम ऑफ वाई चेक करो, सम ऑफ वाई सही है। फिर एसी दबाओ, शिफ्ट 1 दबाओ, 3 में सम आने के बाद फिर सम ऑफ वाई दबाओ, देखो 219 217 आ रहा है। फिर एसी प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर सम में आओ, सम ऑफ एक्स वाई चेक करो, क्या सम ऑफ एक्स वाई भी 4417 आ रहा है। फिर एसी प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर 3 में आओ और एक्स स्क्वायर निकालो, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है 2757। तो भाई इस तरीके से आप अपने पास क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जब डेटा पुट करेंगे अपने पास सम निकाल सकते हैं। कौन है अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर मेरा भाई एक काम करें, ऑप्शन 5 में आओ, देखो ऑप्शन 5 पे क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट 1 दबाओ और ऑप्शन 5 में आओ, देखो ऑप्शन 5 पे क्या लिखा हुआ है, रिग्रेशन लिखा हुआ होगा। अगर ऑप्शन 5 में आते हो तो फर्दर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 5 दबाओ, 5 आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे लिए, अभी तो ए और बी रेलेवेंट है। ए प्रेस करें, एक बार दबाएं, क्या आ रहा है 10.71 आ रहा है। फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, 5 दबाओ और बी चेक करो, बी चेक करो, बी में क्या आ रहा है 1.10 आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने पास ए और बी भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट ए और बी निकाल लो और इक्वेशन में पुट करके निकाल लो, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि सवाल में बाज़ औक़ात क्या होता है, एग्जाम में जब सवाल आता है तो आपको डायरेक्ट सम गिवन होंगे,
कि सम ऑफ एक्स इतना है, एन इतना है, सम ऑफ वाई इतना है, ये डायरेक्ट सम दे देगा। तो फिर क्या अगर रिग्रेशन इक्वेशन ड्राफ्ट करना बताएं कि एस्टिमेट वगैरह क्या होगी सारी बातें, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला लाजमी अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि ये सम कैलकुलेटर में पुट करके मैं ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये ए और बी तब निकाल सकता हूं जब एक्स और वाई का पूरा प्रॉपर डेटा गिवन होगा, ठीक है ना। तो सवाल अगर आपके पास में सम गिवन होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, और अगर एक्स और वाई का डेटा गिवन होगा तो एक्स और वाई का डेटा पुट करके आप ए और बी निकाल के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आई कैप को हमारी वर्किंग नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने ऑप्शन से मतलब है, वर्किंग हम कुछ भी करें अपने पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने पास टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है मेरा भाई। सर अब मूव करते हैं अपने पास सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। ये कैलकुलेटर की ट्रिक को किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, और फिर हम आगे मूव करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग डिक्शनरी बनाएंगे अपनी, बना रहे हैं? मैं कल चेक करूंगा, ठीक है ना। मैं कल आप लोगों की डिक्शनरी चेक करूंगा, जरा रजिस्टर के एंड पे 25-30 पेज खाली होने चाहिए। अपने पास हेडिंग डालो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। मैंने इसके फॉर्मूला लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए थे, ओके। तो मेरा भाई अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर x क्या है, तो अगेन x यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और लेटर y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर c मेरे पास है रिग्रेशन कांस्टेंट, वहां पे a था रिग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ c रिग्रेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर d हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है। सेम नहीं है, फॉर्मूला सेम है इसके, सी और डी के फॉर्मूला सेम है, वो वाले फॉर्मूलास नहीं है ए और बी वाले। तो मेरा भाई अगर मुझे डी निकालना हुआ, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालना हुआ, तो न्यूमरेटर तो सेम है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर था ना, अब वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास डी निकालने का, डिनोमिनेटर चेंज है, उसमें बी में एक्स स्क्वायर था और सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था, या वाई स्क्वायर और सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से सी का फॉर्मूला, बी ए का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ वाई ओवर एन, यहाँ पहले सम ऑफ एक्स ओवर एन हो जाएगा, सम ऑफ एक्स ओवर एन माइनस डी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई ओवर एन। ठीक है मेरा भाई। इसकी फिर कैलकुलेटर की ट्रिक भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी अभी देखेंगे। एक बात याद रखो जी, नीचे एक बात याद रखो, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, तो हम लोग लेटर पी से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं dy x, एक ही बात। dy ऑन x का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, और रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y को हम लोग अभी मैंने बताया d बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं b एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का मतलब क्या है, डी ही है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं। नोट करें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ठीक, मैं वाली रिपीट करता हूँ कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई को हमने डी से डिनोट करा है और हम इसको बी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, सही ना, एक ही बात है भाई। सवाल में मूव करें। बी एक्स वाई, डन भाई। हाँ, दो तरीकों से पूछता है, बी भी बोलेगा, बी एक्स वाई एक्स भी बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर दो ऑप्शन होंगे, एक में बी होगा और एक में बी, एक में डी होगा और एक में बी एक्स वाई होगा, तो फिर तीसरे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी और इस तरह का भी कोई ना कोई ऑप्शन लाजमी होगा। आगे बढ़े। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, रिग्रेशन के ऊपर आखिरी सवाल, फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे, कोरिलेशन पर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, जिसमें हमने ये कर लिया था, y और x की इक्वेशन बना ली थी, अब x और y की बनाएंगे, ठीक है ना। तो जरा एक काम करें, x और y का डेटा कैलकुलेटर में जरा पुट करें। हाँ हाँ, उसी में आओ, उसी में आओ, उसी में स्टैट्स मोड में आने के बाद, ऑप्शन 2 में आने के बाद x और y का डेटा पुट करो, जरा सम बताओ, इनका सम निकाल के बताएं। डेटा पुट करें कैलकुलेटर में और सम बताएं। सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर, सम ऑफ xy और n। तेज हल्की, हल्की हो रही है, तेज हो रही है, मीडियम, क्या? सम ऑफ x गलत है, सम ऑफ y आपके पास 108 है, सम ऑफ x क्या है? नहीं नहीं, क्यों लिखेंगे? x x ही है, y y है अभी भी। नहीं नहीं, तो वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे। वो भी तरीका बताता हूँ कि उल्टा कब लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। 285 ये एक्स स्क्वायर, भाई दूसरे भी लोग वेरीफाई करते रहे। 1356 और एक्स वाई 597। आओ पहले तो उसको करते हैं कि हम डी निकालते हैं, डी बोलो या बी एक्स वाई बोलो, एक ही बात है ना। तो मेरा भाई फॉर्मूला हमारे पास है n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स डॉट सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर मेरा भाई। तो सर अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 597 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1356 माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर, मतलब 108 का होल स्क्वायर। तो मेरा भाई ये d या b एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है? डायरेक्ट कैलकुलेटर से अभी थोड़ी देर में निकलेगी, जब बताऊंगा तो। अभी यहाँ से आएगी, बताओ कितनी आ रही है? 0.95। फिर मेरा भाई यहाँ से हमने c भी निकालना है, तो c का फॉर्मूला है सम ऑफ x ओवर n
माइनस डी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n, तो सम ऑफ x 45 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 9, तो ये a कितना आ रहा है माइनस 6.4। तो अगर मैंने क्वेश्चन बनानी हुई x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, तो माइनस 6.4 प्लस 0.95 y, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा ऐसा। आगे बढ़े। पिछले मेरे ख्याल में शायद सितंबर नहीं, पिछले अगस्त की बात है, मैं इसी रूम में क्लास ले रहा था। तो अभी जैसे हमने खोला ना और हमें साथ वाली बिल्डिंग नजर आई, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर मानसून की बारिश हुई थी, उतनी तेज बारिश थी कि साथ वाली बिल्डिंग नजर नहीं आ रही। तो शायद अभी तो कुछ भी नहीं है बारिश उस टाइम। और यहाँ ऐसा होता है ब्लॉक 6 के अंदर के पानी बहुत जमा हो जाता है, खासतौर पर जो लोग आते हैं वो मेडिकल, वो देखा है मैकडोनल्ड्स वाला रोड जो वहां से आ रहा है, नूरानी कबाब वाला मैकडोनल्ड्स वाला, वहां तो इतना पानी फ्लो में आ रहा है, सब समंदर का पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। आगे बढ़े। 5 मिनट का गैप में क्या करूंगा, बाहर जाओगे गीले हो जाओगे, क्लास में बैठे रहो आराम से। अच्छा मैं कैलकुलेटर की ट्रिक बताता हूँ, फिर 5 मिनट रुकते हैं, ठीक है। तो मेरा भाई एक काम करो, इसकी कैलकुलेटर की ट्रिक तो कोई नहीं है, इसकी कैलकुलेटर की ट्रिक तो कोई नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी तरीके जिससे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। वैसे है नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन पाकिस्तानी तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। अब एक काम करो, वही स्टैट्स मोड में आओ और वही ऑप्शन 2 में आओ, और वही फोल्ड अपीयर होगी एक्स और वाई की। लेकिन करना ये है कि अब x में x की वैल्यू नहीं डालूंगा, अब x में डालूंगा y का डेटा और y में डालूंगा x का डेटा। क्या किया मैंने, आपको इंटरचेंज कर दिया, x में y की वैल्यू और y में x की वैल्यू पुट करते हैं। आओ चेक करते हैं पुट करके, ये लो करो जरा, ये लो y, ये लो x, क्या भैया डालो तो सही कैलकुलेटर में आंसर, x में y डालें, y में x डालें, x में y में x, तुम्हारा कैलकुलेटर का है, तुम्हारा का है, अब बोल दो अब्बू लेके नहीं आया अभी, और क्या बोल सकते हैं, यही बोलेंगे अब्बू ने नहीं दिलाया अभी तक। वाई की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करें, HP बेटा एरो दबाओ और राइट साइड वाला एरो दबाओ, राइट साइड वाली रो में आ जाओगे और फिर वहां आके वाई का डेटा पुट कर दे, सही है ना। दोनों में डेटा आपने चेंज करना है, एक्स में वाई का, वाई में एक्स का। भाई डेटा पुट कर दिया क्या, डेटा पुट करने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा AC प्रेस करें, वही Shift 1 प्रेस करें, वही ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आए। अब सीन पता है क्या है, अब सीन ये है कि जो A है ना वो A नहीं है, वो C है। अब वो A नहीं है, अब वो C है, दबाओ
-6.4 आ रहा है। अब जो बी है वो बी नहीं है, वो डी है। चेक करो, डी दबा के 0.95 आ रहा है। तो एक पाकिस्तानी तरीके से अपने पास आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, एक्स वन वाई वाली इक्वेशन हम तब अप्लाई करते हैं, सवाल में लिखा हुआ होता है कि ड्राफ्ट द इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई, ठीक है। अगर अगर सवाल में वही एस्टिमेट और इनपुट या इस तरह की बातें बोलेगा तो हम बाय डिफॉल्ट हर डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करेंगे और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करेंगे, ऐसा ना। ये एक्स और वाई तभी अप्लाई करेंगे जब सवाल में लिखा हुआ होगा। एक काम करते हैं, यहाँ 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कोरिलेशन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है।
चले मेरा भाई, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और अपने पास हेडिंग डालें कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में से रिग्रेशन हम वाइंड अप कर चुके हैं, आगे आएगा तो हो सकता है थोड़ा मर्ज होकर आए। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, कोरिलेशन की तरफ। जब चैप्टर वाइंड अप होगा तो फिर असाइनमेंट दूंगा जर्नल पे। कोरिलेशन, कोरिलेशन बताता है, कोरिलेशन हमें ये बताता है दैट इज रिलेशनशिप between two variables, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अब दो वेरिएबल्स वही हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन रिलेशनशिप के कुछ टाइप्स है हमारे पास। पहला रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, सेकंड रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, दोनों तरफ से सीन ऑन चल रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक तरफ से सीन ऑन है, दूसरी तरफ से नफरत चल रही है फुल टाइम। और एक तीसरे टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दो रिलेशन का मतलब होता है वन साइडेड, ठीक है ना। तो इसको अपने बाद अपने उर्दू जबान में लिख लेना, जिस जबान में तुम लोग पसंद करो। नहीं, नेगेटिव रिलेशनशिप में वहां से भी तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स आ रहा है, नफरत चल रही है फुल टाइम। यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो घास नहीं डाली जा रही है ना नो रिलेशन में तो, ठीक है। तो सर पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर है, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मैं बताऊंगा तो थोड़ी देर में शर्माएगा, और अगर घर जाके कंफर्म कर लिया तो पिटेगा घर जाकर। बताऊं, क्लास के बाद बताऊंगा सर, नहीं घर जाके कंफर्म जरूर करना फिर। चलो छोड़ दो, इधर आ जाओ। सर पॉजिटिव रिलेशनशिप में, पॉजिटिव रिलेशनशिप इटसेल्फ होता है, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन भी होता है। नो रिलेशन के अंदर कोई कहानी नहीं है, सिर्फ एक टाइप ऑफ नो रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। तो ये 5 तरह की चीजें हो गई, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, और नो रिलेशन, ठीक है ना। अब सर बात ये आती है कोरिलेशन मेजर किस तरीके से करते हैं। कोरिलेशन मेजर किस तरीके से करते हैं, तो कोरिलेशन मेजर करने के दो मेथड है। पहला, स्कैटर डायग्राम बना लो, या दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लो। दो मेथड के थ्रू हम कोरिलेशन मेजर कर सकते हैं, या तो मैं स्कैटर डायग्राम बना लूं, या तो मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लूं। स्कैटर डायग्राम पेपर में बनाने को नहीं आती है, लेकिन थ्योरी के एमसीक्यू यहां से आते हैं। स्कैटर डायग्राम पेपर में बनाने को नहीं आती है, लेकिन थ्योरी वाले एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से आते हैं हमारे पास। तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू पहले कोरिलेशन चेक करते हैं कि अगर स्कैटर डायग्राम बनाए हम कोरिलेशन की तो वो किस तरीके का होगा, ठीक है ना। तो अपने माइंड डालो स्कैटर डायग्राम की।
और स्कैटर डायग्राम में सबसे पहला जो हम अपने पास रिलेशनशिप देखेंगे वो देखेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब दोस्तों अगर मैं एक एक्स एंड वाई यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये वाई एक्सिस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब सर अगर मैं डेटा पुट करता हूं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, स्कैटर डायग्राम के ऊपर हम लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं पॉइंट्स, एक इमेजिनरी लाइन है। तो जो पॉइंट्स होंगे, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के क्या होंगे, क्लोज टू होंगे। और सर हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें ऐसे पता चलेगा कि ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ है। चेक करो क्या ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, नहीं है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो अगर आपका ग्राफ लोअर लेफ्ट टू अपर राइट मूव कर रहा हुआ तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और सर ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये वही रिग्रेशन लाइन है y इक्वल टू a प्लस बी जो हम पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि स्कैटर डायग्राम है तो हम पॉइंट्स को किसी भी लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा भाई अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये देखूं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू है पॉइंट्स, तो आप समझ जाना कि आपकी जो कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो पॉजिटिव है और ग्राफ की डायरेक्शन भी लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ होगी। दैट मीन्स के सर अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी और वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देखो ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया ये अपर लेफ्ट है, ये लोअर लेफ्ट है, ये अपर राइट है और ये लोअर राइट है। अगर आपका ग्राफ लोअर लेफ्ट से अपर राइट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर पॉइंट्स आपके लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू है तो सिर्फ पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा वो भी लिखवाते हैं, तो ड्रॉ करें अपने पास, फिर परफेक्ट पॉजिटिव पे चलते हैं। मेरा भाई डन, आगे मूव करूं मैं क्या? मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका है 2 2 का, और ये पॉइंट है 3 4 का, है ना। ये पॉइंट समझ लो है 4 5 का, ये पॉइंट हमारे पास है 5 6 का, ठीक है। मतलब कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यूज भी आपस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सही है ना। इसको हम बोलेंगे क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हेडिंग डालो अपने पास परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज है। परफेक्ट पॉजिटिव सर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके सामने तो अगेन इमेजिनरी लाइन ही बना लेते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब होगा ये, अब होगा ये कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे,
सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे, बेस्ट फिट पर होंगे। लिख देता हूं मैं, सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। अगेन इस ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट टू अपर राइट मूव कर रही है, ऐसा ना। और सारे के सारे पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है बाय सेम प्रोपोर्शन। बाय सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 2 रुपए से बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी 2 रुपए से बढ़ेगी, सेम वैल्यू से बढ़ेगी। अगर x 4 से बढ़ेगा तो y भी 4 से बढ़ेगा, अगर x 10 से बढ़ेगा तो y भी 10 से बढ़ेगा। पॉजिटिव में क्या था, सिर्फ पॉजिटिव के अंदर कि अगर लेट से x बढ़ रहा है 5 यूनिट से तो y बढ़ेगा, हो सकता है 3 यूनिट से, 2 यूनिट से, 5 यूनिट से, सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा, सेम वैल्यू से बढ़ेगा। जब भी हमने लिखा है सेम प्रोपोर्शन, तो अगर x और y सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होते और डिक्रीज होते तो परफेक्ट पॉजिटिव का केस है। सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्या होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है दोनों का। ठीक है ना, क्या लाइन ऑफ बेस्ट फिट वही रिग्रेशन लाइन है जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन की इसी तरह से ग्राफ बनेगा अपने पास। देखो मैंने बताया कि ये वाला एरिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो ये अपर लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड पर है ना तो ये अपर लेफ्ट है, और ये वाला एरिया लोअर लेफ्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया ये है लोअर राइट, और ये वाला एरिया ये है अपर राइट। मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट क्लोज होंगे तो पॉजिटिव होगा, और पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जी। तो लिखा तो है सेम प्रोपोर्शन। हाँ हाँ वैल्यू सेम होगी ना, डिफरेंस सेम होगा। अगर x 5 यूनिट से बढ़ रहा है तो y भी 5 यूनिट से बढ़ेगा। स्कैटर डायग्राम के अलावा दूसरा मेथड तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो भी अभी सीखेंगे थोड़ी सी देर में। मेरा भाई क्या ये बात समझ में आती है आप लोग के? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स कहाँ तक पहुंचा, क्या पढ़ रहे हो? डिमांड वगैरह कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है तुम्हारे पास। ठीक है, डिमांड कर्व भी ऐसी होता है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग उसका डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो अपने पास, नेगेटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन। अब सर नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहां से ऐसे होगी कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, और सर आपके सारे के सारे पॉइंट जो है वो कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे, ऐसे मार्क करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, लेट से y की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 2, अब y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और x की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की वैल्यू कम होगी, जब भी वो
अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगेन इसकी लेबलिंग कर लेते हैं मेरा भाई, तो उसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोल देता हूं। और अगेन सर इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट की तरफ है। क्या सेम प्रोपोर्शन वाली बात यहाँ लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। सेम प्रोपोर्शन वाली बात परफेक्ट नेगेटिव में लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। दैट मीन्स के सर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बट नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन, ऐसा ना। एक काम करें, जरा परफेक्ट नेगेटिव की डायग्राम खुद बनाए। परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन की डायग्राम खुद बनाए। तो मेरा भाई अगर हम परफेक्ट नेगेटिव की डायग्राम बनाते हैं तो दोस्तों इस केस में किस होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सारे के सारे पॉइंट कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। अगेन सर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं इसको। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां मूव कर रही है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। और अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय सेम प्रोपोर्शन। ऐसा मेरा भाई, सबने ऐसी बनाया। आगे बढ़े। ई पांचवा रिलेशन अपने पास कौन सा था, नो रिलेशन। तो अगर हम नो रिलेशन की डायग्राम देखें मेरा भाई, तो नो रिलेशन में जो पॉइंट्स होंगे वो पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर स्कैटर होंगे। गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वैसा होते हैं। बिल्कुल ही कोई पैटर्न नहीं होता, ना अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ना लोअर लेफ्ट से अपर राइट, कोई पैटर्न नहीं है इनका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या है, ग्राफ अपने पास नो रिलेशन है, कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, आगे मूव करें। सब मेरे साथ हैं। अपने पास हेडिंग डालो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये तो बात हो गई थ्योरी की, यहाँ से थ्योरी के सवाल एमसीक्यू आएंगे पेपर में। अपने पास हेडिंग डालो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। भाई एग्जाम में ऐसे आएगा कि अगर आपका ग्राफ लोअर लेफ्ट से अपर राइट मूव कर रहा है
और ब्रैकेट में डाल के वो सेम प्रोपोर्शन लिख देगा, तो पूछेगा ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव, तो उसको मार्क कर दोगे। इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है ना। इसका इन सबका पीडीएफ कौन सा, किस चीज का, वर्किंग पीडीएफ? हाँ हाँ बिल्कुल है, चलो मैं दे दूंगा ग्रुप को, मसला नहीं है। मैं असल में ये करता हूँ कि जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं कंपाइल पीडीएफ भेजता हूँ पूरे टॉपिक की। मैं डेली बेसिस के ऊपर नहीं भेजता, क्योंकि फिर वो डेली बेसिस के ऊपर भेजता हूँ तो मेरे पास लैपटॉप में बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है। अगर दिन में मेरी 4 क्लासेस हैं या 5 क्लासेस हैं, तो भाई अगर 5 की 5 में पीडीएफ भेजने लगा तो हो गया काम, बढ़ दो, रोजाना अपडेट करता हूँ, रोजाना भेजता रहूँ, ठीक है। तो मैं एक साथ भेजता हूँ, तो एक साथ एक्यूमुलेट होगी तो भेजूंगा ना। टॉपिक से पहले कैसे भेज दें, आपको लिखवा के कराऊंगा तो भेजूंगा ना, पहले कैसे भेज दें? ऑलरेडी प्रिपेयर तो फिर वो हैंडआउट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। जो वर्किंग पीडीएफ होती है ये तो आपको कराऊंगा तो फिर भेजूंगा ना, फिर पहले से कैसे भेजूंगा, सही है। अच्छा आपने माइंड डाले कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कि COC इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू n dot sum of xy minus sum of x dot sum of y over under root of n sum of x square minus sum of x का whole square multiply by n sum of y square minus sum of y का whole square। तो पहला फॉर्मूला तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपके सामने ये है। सेकेंड फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई, या अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा लो। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास, अच्छा फॉर्मूला मैं कोई से यूज करूं, आंसर मेरे पास सेम ही आना है, ठीक है ना, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस करेंगे तो सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है क्या, हाँ हाँ, अच्छा जी, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन of x multiply by standard deviation of y। एक फॉर्मूला हमारे पास ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम एस एक्स वाई लिख सकते हैं, एस एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को हम एस एक्स लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को हम एस वाई लिख सकते हैं। फिर मेरा भाई बात ये आती है कि ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे होगा, तो उसका भी अपना फॉर्मूला है, वो भी लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है n into sum of xy
minus sum of x multiplied by sum of y over n into n minus 1, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ऑफ n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर n इंटू n माइनस 1। और मेरा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन y का फॉर्मूला है n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। आंसर कोई भी फॉर्मूला यूज करो मेरा सेम आना है, लेकिन हम जो है वो सारे फॉर्मूलाज से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आओ एक सवाल सॉल्व करते हैं। कॉपी करें फटाफट से। तुम कॉपी क्यों नहीं कर रहे? हो गया? अगर बैठे बैठे कोई ट्रिक है तो बता दे भाई, ये लोग भी कर लेंगे बैठे बैठे कॉपी। हमारे पापा क्या करते हैं? ओके आगे बढ़े भाई, फटाफट से कॉपी करो यार तुम लोग। 4 साल की प्रैक्टिस है आफ्टर ऑल तुम लोगों की यार, है ना? 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल की प्रैक्टिस नहीं है क्या? है बीच में एक साल पेपर नहीं हुआ, टेम्पो टूट गया ना। फर्स्ट ईयर में भी 3 दिए थे। अच्छा अच्छा, उन उन वालों में से हो तुम लोग हैं। साइंस वाले कौन है जिन्होंने 2 पेपर दिए थे? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। हाँ साइंस में मेडिकल वालों ने 4 दिए थे, कॉमर्स वालों ने भी 4 दिए थे। तुमने कितने दिए? 4। कॉमर्स के उसका मतलब तुम क्या बात है। आगे बढ़े भाई, एक सवाल सॉल्व करते हैं और फिर क्लास ऑफ करेंगे। ऐसे सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको हैंडआउट में भी लिख कर दिए हैं, ठीक है ना? हाँ बेटा, नहीं ना, ये तो गेम है। पेपर में किसी भी तरीके से सवाल आ जाएगा, पेपर में किसी भी तरीके से सवाल आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है आईकेप का पेपर है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। आईकेप की एक खास आदत ये है कि वो हर सीधी चीज में से ना टेढ़ी चीज पूछता है, सीधी चीज नहीं पूछता किसी से भी। अगर 50 एमसीक्यूज है ना, 50 एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो सीधे सीधे होंगे, बच्चों वाले, फॉर्मूला लगा कैलकुलेटर में डालो आंसर निकालो। लेकिन 40 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो सीधी चीज में से टेढ़ी चीज पूछ रहा होगा उसके अंदर से, ठीक है ना? ये स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है। तो प्रोफेशनल स्टडीज के एग्जाम में हमें हर तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। अच्छा सर, सवाल में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है ना? बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द गिवन वैल्यूज आल्सो वेरीफाई, ये छोड़ देते हैं आल्सो वेरीफाई वाली बात, इसको कल करेंगे। अभी सिर्फ कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं, हम सी और सी निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 से ट्राई करते हैं। इस एक्स एंड वाई के डेटा को जरा कैलकुलेटर में डाल के मुझे सम बताओ। मुझे जरा सम बताओ कि सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कितना आ रहा है? सम ऑफ एक्स कितना है? 28। सम ऑफ वाई ओके 76 216 और वाई स्क्वायर
हाँ भाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई 456, ठीक है ना। तो मेरा भाई अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू एन डॉट सम ऑफ एक्स वाई सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 456, सम ऑफ एक्स 28 इंटू 76। देखो आप जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इसमें ख्याल रखना कि जब भी ब्रैकेट डालो तो दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लाजमी डालना। मतलब अंडर रूट के बाद जब ब्रैकेट ओपन करोगे और 5 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर लिखोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे और 76 का होल स्क्वायर लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो मल्टीप्लाई का साइन डालना। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ नहीं डालोगे तो आंसर नहीं आएगा, एरर देगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 216 माइनस सम ऑफ एक्स का 28 का होल स्क्वायर। तो मेरा भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है? हम्म 866 चाहिए, 0.866 वाला आंसर चाहिए है। यार घूमते हैं सवालात मेरे जहन में। अब देखो ये किसी ने लाइन लगाई है और इसका नाम भी आया था, चली गई। नाम आया था ना यहाँ पर, ईमान। कोई मसला नहीं, अब नहीं आएगी लाइन। जी नहीं ना, मैंने कहा था सवाल आखिरी है। हाँ तो सवाल आखिरी है, अभी थोड़ा करेंगे फिर एंड करेंगे ना, ऐसा थोड़ी। मेरा भाई अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आर की 0.866 आ गया। अब ये 0.866 बता क्या रहा है? तो एक थ्रेशोल्ड है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में होती है। -1 से छोटी नहीं होगी और +1 से बड़ी नहीं होगी, ये इसकी रेंज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 होगी। अगर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो, अगर सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्लोजर टू 1 होगी, 1 के करीब करीब होगी, पॉजिटिव 1 के करीब करीब। अगर यही परफेक्ट नेगेटिव है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 होगी। और अगर सिर्फ नेगेटिव है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्लोजर टू -1 होगी।
और अगर नो रिलेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 होगी। 1 2 3 4 and 5। एक तो ये थ्रेशोल्ड है जो कि स्टेट एक्स का है। एक थ्रेशोल्ड और लिखवाऊंगा कल का, ताकि उसमें से हमें थोड़ा और अंदाजा हो कि अगर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव के अंदर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव में उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है ना, ये तो स्टेट एक्स का थ्रेशोल्ड है। अगर स्टेटमेंट कोड करने को आएगा तो लिखेंगे, वैसे हम प्रैक्टिस तो सवाल की करेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, तो यही तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।